अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। मेरी पिछली वीडियो को काफ़ी लोगों ने उसको पसंद भी किया है और काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी उस पे आए हैं और बहुत सब सवाल थे सब लोगों के और बहुत सारे लोग पूछना चाहते थे सवाल। कुछ सवाल थे उस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से जिसके थ्रू मैं यहाँ पे जापान आया, और कुछ उसके अलावा भी बहुत सारे सवाल थे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक से रिलेवेंट और वीडियोस बनाऊँ और आपको गाइड करूँ, स्पेशली उन टीचर्स को जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, क्या प्रोसेस हो सकता है, उस स्कॉलरशिप के लिए आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो आप ज़रूर मेरी वीडियो पे कमेंट करें। तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। और पाकिस्तान नहीं, कोई भी लोग जो इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, कोई भी लोग जो मेरी लैंग्वेज को समझते हैं उर्दू को, और अगर चाहते हैं कि मुझे इंग्लिश में भी बनानी, तो नो प्रॉब्लम, आई कैन गाइड यू। मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अच्छी अपॉर्चुनिटी है टीचर्स के लिए। लेकिन जो मेरी रिसेंट वीडियो थी उसमें मेरे एक स्टूडेंट ने, बहुत अच्छे, वो रेगुलर मेरी वीडियोस को देखते हैं और पसंद करते हैं, तो उन्होंने कुछ सवाल मुझसे पूछे हैं। तो मैं उसके बारे में आज चाहूँगा कि मैं वीडियो बनाऊँ और उन क्वेश्चंस को आंसर करूँ। तो मैं इसी तरह क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करूँगा, और जिसमें से उसका पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ जापान। तो मेरे लिए पहला इम्प्रेशन जापान के रेलेवेंट एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि मैंने कभी भी अपनी लाइफ में ये नहीं सोचा था कि मैंने जापान जाना है। और जो भी पाकिस्तान में लोग रहते हैं और जो भी कोई स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वो कोशिश करते हैं, वो यूरोप जाने की ट्राई करते हैं और या फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, इन कंट्रीज़ को देखते हैं। तो चाइना, जापान और इस तरह की और कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा रुझान नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली चाइना का अब इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है पाकिस्तान में, तो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन जापान का भी मैंने कभी नहीं सोचा था, बट कहते हैं जहाँ पे आपका रिस्क लिखा हो आप वहाँ चले जाते हैं। तो इसी तरह स्कॉलरशिप मिली, मैं आ गया। तो मेरा पहला इंप्रेशन यही था पाकिस्तान में रहते हुए कि एटलीस्ट, नो डाउट लैंग्वेज डिफरेंट है, बट एटलीस्ट इंग्लिश के हवाले से मुझे इजी रहेगा वहाँ से कम्यूट करना, वहाँ पे आना जाना, बात करना। बट ये इंप्रेशन मेरा गलत साबित हुआ जब मैं यहाँ पे आया। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंग्लिश का यूज़ इतना ज़्यादा नहीं है। इवन दो आप हाई स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ में जाएं तो इंग्लिश का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, आपको जापनीज़ ही बोलनी पड़ती है। और अगर कोई आपको मिल जाता है जो इंग्लिश बोल सकता है या जापनीज़, दोनों लैंग्वेजेस बोल सकता है, तो वो लोग बहुत हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा सुपर क्लीन, हर चीज़ प्रिसाइज है। मैं आपको इसका एक्सपीरियंस है ये भी बताता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी थी जहाँ मेरा एडमिशन हुआ था, उन लोगों ने मुझे ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल कि आप इतने बजे इस बस स्टॉप पे पहुंचेंगे, इस बस स्टॉप से इतने कदम आपने चलना है आगे, वहाँ पे आपको दूसरा बस स्टॉप मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें, कैलकुलेशन जो थी वो बहुत प्रिसाइज थी। तो ये एक इम्प्रेशन मेरा डिफरेंट था। लैंग्वेज की वजह से थोड़ा इम्प्रेशन मेरा डिफरेंट हो गया क्योंकि आई वॉज फीलिंग कि इंग्लिश बोलते रहे होंगे। अगर आप किसी एयरपोर्ट पे फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं तो वहाँ पे बड़ा एयरपोर्ट है तो लोग बोलेंगे आपसे इंग्लिश, लेकिन ऐसा नहीं था। बोलते हैं लोग लेकिन बहुत कम। और सुपर क्लीन था, ये इंप्रेशन बहुत अच्छा रहा। और प्रिसीजन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में हर चीज़ को डिस्कस और डिसाइड किया जाता है। तो ये इंप्रेशन मेरा डिफरेंट था और अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है अदर देन द लैंग्वेज पार्ट। और दूसरा सवाल अब उस स्टूडेंट का, उस बच्चे का है जो उन्होंने मुझसे पूछा, हाउ लॉन्ग इट टुक मी टू फुली सेटल इन जापान। तो जापान में मुझे कितना टाइम लगा सेटल डाउन होने में। तो मैं ये समझता हूँ कि जापान में आप जितना देर भी रह लेना, आपको थोड़ा टाइम लगता है सेटल डाउन होने में। मैंने 1.5 साल निगाता में गुजारा, 1.5 ईयर अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया, और उस 1.5 साल के बाद मैं स्ट्रेट अवे यहाँ पे ओकिनावा आ गया। अब आप यकीन करें कि यहाँ पे आने के बावजूद, ऑल्दो मुझे जापानीज़ थोड़ी बहुत आती थी और मुझे चीज़ों का आइडिया था कि बस कैसे लेनी है, आना जैसे कैसे, ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो मुझे आइडिया था 1.5 साल में। लेकिन जब मैं ओकिनावा आया तो वो सिटी जब और प्रीफेक्चर जब चेंज हुआ, तो उस चीज़ों को देखने का पर्पज़ और सारी चीज़ें डिफरेंट थी। तो कल्चर वेरी करता है यहाँ पे, प्रीफेक्चर टू प्रीफेक्चर हर तरह से डिफरेंट है। जैसे अगर आप टोक्यो में जाएं तो वहाँ पे एक डिफरेंट साइड की तरफ लोग सब खड़े हो जाएंगे ताकि किसी का रास्ता ब्लॉक ना हो, बट अगर आप किसी और प्रीफेक्चर में जाएं तो वहाँ पे दूसरी साइड पे, ऑपोजिट पे खड़े हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट हैं।
तो सेटल डाउन होना मैं समझता हूँ इट टेक्स टाइम। और अब मुझे अगर 3 साल यहाँ जापान में हो गए तो आई फील अब जाके मैं थोड़ा सा सेटल हूँ, बट स्टिल इट टेक्स टाइम। जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आती आप सेटल डाउन नहीं है। अभी मुझे लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं आती, तो इट टेक्स टाइम। आप सीखते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, और ये प्रोसेस ना रुकने वाला है सीखने का। आप कभी भी, मुझे लगता है, सेटल डाउन 100% नहीं हो सकते अनटिल अनलेस आप उस कम्युनिटी की ज़बान ना बोलते हो, उनके साथ इन्वॉल्व ना होते हो, उनके कल्चर के अकॉर्डिंगली। काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं नहीं करता और उनके कल्चर में एक नॉर्मल चीज़ है, तो ये चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करती हैं। बट ये अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग फाइन। मैं वैल्यू करता, मैं ज़रा थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बंदा हूँ, तो मैं इंटरैक्ट करने की कोशिश करता हूँ, खुद जापानीज़ भी प्रैक्टिस करता हूँ, तो एक अच्छा सिस्टम है। बट इट टेक्स टाइम टू सेटल डाउन। तो अभी मैं 3 साल कह रहा हूँ, तो मुझे लगता है मैं थोड़ा सा सेटल डाउन हूँ, रिलैक्स हूँ, क्योंकि मुझे जापानीज़ आती है, इन्वायरमेंट का पता है। बट हाँ, मैं जब किसी दूसरे प्रीफेक्चर में जाता हूँ, या इवन यहाँ से मैं जब टोक्यो जाता हूँ, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इन टोक्यो, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा हसल एंड बसल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है वहाँ मैनेज करना। इवन दो जो लोग टोक्यो में रहते हैं उनको भी डिफ़िकल्टी आती है समटाइम ट्रेन्स को एडजस्ट करने के लिए, ट्रेन्स को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए भी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं निगाता में रहते हुए टोक्यो गया एक बार, तो मुझे वहाँ के दोस्त ने मुझे हेल्प किया, तो वो सारा टोक्यो दिखाने के हवाले से। लेकिन बात ये थी कि उसको भी प्रॉब्लम हो रही थी कि कौन सी ट्रेन कहाँ से मिलनी है, उसको भी टाइम लग रहा था देखने में, वो टाइम लेता था देखने में, सर्च करने में। तो इट्स डिफ़िकल्ट इन मेन लैंड, स्पेशली टोक्यो वाली जो बड़ी सिटीज़ हैं उनमें। तीसरा सवाल उसका है, हाउ इज़ द वर्किंग एनवायरनमेंट इन जापान। सो मेरा ये मानना है कल्चर डिफ़िकल्ट है वर्किंग एनवायरनमेंट के हवाले से। जो बिल्कुल ही जापनीज सेंटर्ड और जापनीज़ कल्चर एनवायरनमेंट है, वहाँ पे मुश्किल है। अगर आप किसी एक ऐसी कंपनी जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को भी प्रमोट करती है, जहाँ पे फॉरेनर पीपल हैं आपके साथ काम कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा रिलैक्स रहता है। ऑल्दो जापनीज़ वर्क एनवायरनमेंट ये है कि दे प्रेफर, और इनको पसंद है कि जो लंबे अरसे तक, लंबे टाइम तक काम करते हैं, लाइक ओवर टाइम जो लोग कर रहे हैं, दैट्स अ काइंड ऑफ कल्चर दे हैव। बट हाँ, जहाँ मैं काम करता हूँ एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे फॉरेन टीचर्स ज़्यादा हैं कंपैरिजन टू जापानीज़ टीचर्स, तो ये बैलेंस है। तो अभी भी ऐसे होता है कि जो फॉरेनर टीचर हैं इंक्लूडिंग मी, हम अपने टाइम पे आते हैं, अपने टाइम पे चले जाते हैं। बट जापानीज़ टीचर्स दे जस्ट स्टे देयर विदाउट, समटाइम्स आई फील कोई रीज़न नहीं है, बट ये है कि वो वहाँ रहते हैं, ये उनके कल्चर का एक पार्ट है कि वो थोड़ा लंबे अरसे तक काम करते रहते हैं टाइम के साथ साथ। तो ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। बट अगर आप प्योरली किसी जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट है कल्चर, बिकॉज दे आर रियली कीन कि आप थोड़ी लंबी देर तक, अगर आपका टाइम 5 बजे तक है तो आप 5:30-6 बजे तक रुकें। और ये वो चीज़ है जो अनसेड है, कि कोई आपको कहेगा नहीं, बट वो एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आप वहाँ रुकें। फिर एक वो कल्चर ये भी है कि अगर आप ट्रिप पे जा रहे हैं, अगर कोई बिजनेस ट्रिप है, आपकी मीटिंग है, आप किसी और शहर में जा रहे हैं, तो ये भी एक कल्चर है कि अब आप जब वहाँ से वापस आएँ तो आप अपने कॉलीग्स के लिए वहाँ की जो उस जगह की ट्रेडिशनल चीज़ है वो आप लेके आएँ, ओमी आगे उसे बोलते हैं, तो वो लेके आएँ। और ये भी एक अनसेड रूल है, लोग ऐसा करते हैं और ये अच्छी बात भी है। तो थोड़ा कल्चर डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट है वर्क कल्चर, बट ये है कि अगर आपके साथ इंटरनेशनल कंपनी में आप काम करें तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा भी रहता है, मज़ा भी आता है, आप जापानीज़ लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, और कल्चर अब चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता ना। और जो चौथा सवाल है वो थोड़ा लंबा है, हाउ इज़ लाइफ इन जापान। और इट फील्स, उनका कहना ये है सवाल में कि ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है, डिसिप्लिन बहुत है, स्ट्रिक्ट है। तो मुझे लगता है कि हर तरह की कल्चर, अगर हम पाकिस्तान में हैं, रह रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी मुल्क में रह रहे हैं, तो वहाँ पे कल्चर स्ट्रिक्ट ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि हम रूल्स को उस तरह फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अभी अगर ये चीज़ें स्ट्रिक्ट हैं, डिफ़िकल्टीज हैं, इसका मतलब वो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कार लाइसेंस, मुझे उस लाइसेंस को लेने के लिए 3 से 4 माह लग गए, वो एक प्रोसेस है। अब मैं उसकी वैल्यू को समझता हूँ, तो मैं रूल्स को फॉलो करता हूँ, सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। और डेफिनेटली जो लोग ट्रिप के लिए आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टोक्यो आ रहे हैं, क्योतो जा रहे हैं, ओसाका जा रहे हैं, उन लोगों के लिए वहाँ पे रहना थोड़ी देर के लिए होता है, यानी कि 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते, और वो इन्जॉयमेंट के लिए ही आए होते हैं। और वो जगह भी वही चूज़ करते हैं जहाँ पे उन्होंने जहाँ पे लोग आए होंगे, जहाँ पे लोगों ने
बहुत ज़्यादा अपने आप को शो ऑफ किया होगा, तो वो चीज़ें डिफरेंट हैं, ठीक है, जब आप ऐसी किसी जगह पे विज़िट करते हैं, तो इस वजह से वो एक डिफरेंट पिक्चर है। लेकिन हाँ, जब आप यहाँ रहते हैं तो यू ऑल एक्चुअली फील्स कि क्या इन्वायरमेंट है, कैसे हैं चीज़ें। वर्क कल्चर डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट है, बट ये लोग खुद भी बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, सिर्फ बड़े इवेंट्स नहीं है जो इंटरनेशनली दिखाए जा रहे हैं। आपकी हर कम्युनिटी, आप छोटा सा एरिया है, जैसे एक टाउन है छोटा सा, तो वहाँ की एक सोसाइटी है, कम्युनिटी बनी है, वो इवेंट कराती है हर दफ़ा। विंटर हॉलीडेज़ आ रही हैं तो विंटर का कोई इवेंट हो रहा है, समर आ रहा है तो समर का कोई इवेंट हो रहा है, तो इस तरह के इवेंट्स चलते रहते हैं आपके विद इन द कम्युनिटी। तो ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कि आप इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ। और लास्टली आखिरी सवाल ये है कि क्या मैं रिकमेंड करता हूँ अपना करियर कोई भी यहाँ पे परस्यू करना चाहे जापान में। तो इसका आंसर मैं समझता हूँ, मैं अपने लिहाज से दे सकता हूँ, और मुझे लगता है ज़रूर करना चाहिए। और क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर आप अच्छे ऑनेस्ट तरीके से काम करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपको कोई डिस्टर्ब करे, क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है हर जगह पे। अगर हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम करें जो टॉक्सिक है और आपकी ऑनेस्टी को उतना वैल्यू नहीं किया जा रहा है, अगर आप मेहनत कर भी रहे हो, आप आगे नहीं जा पा रहे क्योंकि रेफरेंस आ जाता कोई, तो मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ पे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि आप आगे जा सकें। इसकी एग्जांपल मैं अपनी खुद दे रहा हूँ। आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ टीचर, सिंपल फिजिकल एजुकेशन टीचर, जो उस सब्जेक्ट को लीड कर रहा था। देन विद द टाइम, विद इन द 1.5 year आई गॉट द अपॉर्चुनिटी कि मैं एक प्रोग्राम को लीड कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेटर बन गया उस प्रोग्राम का। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये कुछ सवाल थे जो मैंने आंसर कर दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी चीज़ों को क्लियरली बताऊं, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। और हाँ, अगर आपको टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से कुछ गाइडलाइंस चाहिए तो आप मुझे ज़रूर मेरे जो चैनल है उसके ऊपर, वीडियो के ऊपर कमेंट करें, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और आपको शेयर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।